जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? भारत के सबसे बेहतरीन संस्थानों में से एक, है ना? लेकिन साथ ही शायद सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाला भी। तो एक तरफ है अकादमिक शान और दूसरी तरफ है तीखा राजनीतिक टकराव। चलिए आज जेएनयू की इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं सीधे टॉप से, मतलब विश्वविद्यालय के नेतृत्व से। जेएनयू की जो वाइस चांसलर हैं, शांति श्री डी पंडित, वो खुद इसी कैंपस की स्टूडेंट रह चुकी हैं और उनका कहना है कि अब कैंपस में लेफ्ट विंग की विचारधारा यानी वामपंथ पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, वो कमजोर हो रहा है। पर कहानी इतनी सीधी नहीं है। वीसी के इस बयान से एकदम उलट अभी जो हाल में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव हुए, उसके नतीजे तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। लेफ्ट के गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया, मतलब सभी चारों सेंट्रल सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई असली कहानी है क्या? क्या लेफ्ट सच में कमजोर हो रहा है जैसा कि वीसी कह रही हैं, या फिर ये चुनावी जीत एक अलग ही हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं? मतलब जेएनयू का असली पॉलिटिकल सीन आखिर है क्या? और यही वो विरोधाभास है, ये कॉन्ट्रडिक्शन, जो हमें जेएनयू के अंदर चल रही एक बहुत गहरी वैचारिक लड़ाई की तरफ ले जाता है। देखिए, ये जो चुनाव के नतीजे हैं ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। ये इस बात का इशारा है कि कैंपस की पहचान के लिए, उसकी आत्मा के लिए एक जंग चल रही है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें उन दो बिल्कुल अलग और एक दूसरे के विरोधी नैरेटिव्स को समझना होगा जो आज जेएनयू की पहचान को लेकर आमने सामने हैं। चलिए इन दोनों कहानियों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो पहली कहानी या पहला नैरेटिव जो है वो जेएनयू को एक लाल किले की तरह देखता है। एक ऐसा किला जो चलता तो टैक्स पेयर्स के पैसे से है, लेकिन वो कट्टरपंथी और कुछ लोगों के हिसाब से देश विरोधी विचारधारा का एक मजबूत गढ़ बन गया है। और इसी कहानी से जुड़ा एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलता है, अर्बन नक्सल। जो लोग जेएनयू की आलोचना करते हैं, उनका आरोप है कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी विचारधाराओं को एक तरह की बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल पनाह देती है। मतलब इस नजरिए से अगर देखें तो जेएनयू एक ऐसा माहौल बना चुका है जहां सरकार का विरोध करना ही जैसे मेन कोर्स हो। कहते हैं कि वहां की दीवारों पर भारतीय संस्कृति के सिंबल नहीं, बल्कि विदेशी क्रांतिकारी जैसे मार्क्स, लेनिन और चे गेवारा के चित्र दिखते हैं। और ये माहौल ऐसे प्रोफेशनल प्रोटेस्टर तैयार करता है जो जनता के पैसे पर पढ़ते लिखते हैं और फिर उसी सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं। और इस पूरे नैरेटिव को सबसे ज्यादा बल मिला 2016 की एक घटना से। आपको याद होगा जब पार्लियामेंट अटैक के दोषी की फांसी के विरोध में एक प्रोग्राम हुआ था और वहां कथित तौर पर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगे थे। बस उस एक घटना ने पूरे देश में जेएनयू की इमेज पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक मिटी नहीं है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, एक दूसरी कहानी भी है। और ये कहानी जेएनयू को एक बहुत ही अनोखी जगह की तरह देखती है। एक ऐसी जगह जो असल में भारत की विविधता, उसकी डाइवर्सिटी का जश्न मनाती है और देश की एकता को और मजबूत करती है। और ये वाकई में बहुत दिलचस्प है कि एक ही स्टूडेंट को दो कितने अलग अलग तरीकों से देखा जाता है। एक नजरिए में वो टैक्स के पैसे पर पलने वाला परजीवी प्रोटेस्टर है, तो दूसरे नजरिए में वो एक संवेदनशील नागरिक और देश का भविष्य है। ये दिखाता है कि जेएनयू को लेकर हमारा समाज कितना बटा हुआ है। इस नजरिए के मुताबिक जेएनयू वो जगह है जहां दिल्ली या मुंबई का कोई अमीर लड़का या लड़की किसी दूर दराज के गांव से आए दलित या आदिवासी स्टूडेंट का रूममेट बनता है और दोनों एक दूसरे की दुनिया से सीखते हैं। यहां असली पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम में नहीं, बल्कि ढाबों पर देर रात तक चलने वाली बहसों में होती है। ये एक ऐसा संस्थान है जो ऐसे नागरिक तैयार करता है जो भारत की मुश्किलों और सच्चाइयों को समझते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई दो कहानियां, दो नैरेटिव्स। लेकिन इन दोनों से परे चलिए अब जमीनी हकीकत को देखते हैं। क्या लेफ्ट विंग वाकई उतना ही मजबूत है जितना चुनावी नतीजे दिखा रहे हैं? तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। लेफ्ट अलायंस की जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थी वो 1937 वोट से जीत गईं, ठीक है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो दूसरे नंबर पर रहे वो आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के कैंडिडेट थे और उन्हें भी 1488 वोट मिले। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि कैंपस में अब दूसरी विचारधारा भी एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। तो असली बात यह है कि लेफ्ट की जीत अब अकेले के दम पर नहीं होती। अब उन्हें चुनाव जीतने के लिए 10-12 छोटे बड़े ग्रुप्स का एक बड़ा गठबंधन बनाना पड़ता है। मतलब साफ है, लेफ्ट का वो जो एक छत्र राज था वो अब खत्म हो रहा है और मुकाबला अब बहुत कड़ा हो गया है।
पर इन सब बड़ी बड़ी आइडियोलॉजिकल लड़ाइयों के बीच ना स्टूडेंट्स में एक तरह की निराशा भी बढ़ रही है। कई लोगों को ये लगता है कि उनकी जो रोज की जरूरतें हैं, जो असल समस्याएं हैं, वो इन बड़ी बड़ी राजनीतिक बहसों के शोर में कहीं दब गई हैं। एक स्टूडेंट की ये बात पूरी सिचुएशन को एकदम सही से बयां करती है। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, भाषण और नारे तो सब सीख जाते हैं, लेकिन हमारी असल समस्याओं का क्या? क्या इन चुनावों में उन मुद्दों पर कोई बात कर रहा है जो हमारी स्टूडेंट लाइफ को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं? देखिए, इस बार के चुनाव की जो बड़ी बड़ी बहसें थीं, उनमें गाजा, सूडान और सोनम वांगचुक जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे छाए रहे। अब ये मुद्दे वैचारिक रूप से बहुत जरूरी हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की असल चिंताएं क्या हैं? हॉस्टल और वॉशरूम की खराब हालत, लाइब्रेरी में आने जाने पर लगी पाबंदियां और कैंपस में सेफ्टी। तो बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि विचारधारा की इस जंग में उनके ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, ये कहीं खो से गए हैं। और आखिर में जेएनयू का ये पूरा संघर्ष हमें कुछ बहुत बड़े सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करता है, जैसे कि आज के भारत में एक यूनिवर्सिटी का असल रोल क्या होना चाहिए, और ये जो पहचान की राजनीति है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से बदल रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि जेएनयू की दीवारों के अंदर जो बहसें होती हैं ना, वो असल में पूरे देश में चल रही बड़ी लड़ाइयों का ही एक छोटा सा मॉडल है। ये कैंपस एक तरह से पूरे भारत का आईना बन जाता है, जहां देश के सारे तनाव, सारी उम्मीदें, सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि एक यूनिवर्सिटी का असली मकसद क्या है। क्या उसका काम देश में पहले से बनी बनाई सोच को और मजबूत करना है, या फिर उसे चुनौती देकर समाज को एक नई दिशा दिखानी है? शायद जेएनयू की कहानी और हमारे देश के भविष्य की कहानी भी इसी सवाल के जवाब में कहीं छिपी है।